Welcome to Physics Class 12th, Unit 1 Electrostatics, Chapter 2 Electric Potential and Capacitance. And topic for today's discussions are conductors in electrostatic fields, electrical capacitance, principle of capacitance, capacitance of spherical conductor, capacitance of parallel plate capacitor, and series and parallel combination of capacitors. So the first topic is concerning about the behavior of conductors in इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में कंडक्टर किस तरीके से बिहेव करते हैं, उनके अंदर और बाहर क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो सब हम देखेंगे। ये क्वेश्चन आंसर टाइप में होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड या इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्यों होता है वो भी देखते हैं हम। डायग्राम से हमें दिख रहा है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई नॉट माना है हमने, जिसकी डायरेक्शन +2 माइनस होती है, तो ड्यू टू पोलराइजेशन इसके अंदर एक फील्ड भी डेवलप होगा जो पॉजिटिव चार्ज की साइड नेगेटिव होगा और नेगेटिव चार्ज की साइड पॉजिटिव होगा। और ड्यू टू पोलराइजेशन दोनों सेम होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों कैंसिल होने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होना चाहिए। Explanation: electric field is a vector quantity. When a conductor is placed in electrostatic field, the charge, free electrons, drift toward the positive plate, leaving the positive core behind. At an equilibrium, the electric field due to polarization becomes equal to applied field. So the net electrostatic field inside the conductor is zero. Second question है हमारा, electric field just outside the charged conductor is perpendicular टू द सरफेस। इसको हमने ये भी पढ़ा था कि फील्ड लाइंस ऑलवेज इमर्ज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो इसका क्या आंसर होगा उसको देखते हैं। हमने माना कंडक्टरी की इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, उसमें से एक कंपोनेंट डेफिनेटली उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, और वो दूसरी अगर उसी की जस्ट अपोजिट साइड में अगर एक और कंपोनेंट बनाया जाए तो उसके टेंजेंशियल कंपोनेंट के इक्वल एंड अपोजिट होगा, जो कि एक टॉर्क के जैसा वर्क करेगा। और ये टॉर्क इस कंडक्टर को घुमाने की कोशिश करेगा, जो कि हमेशा जरूरी नहीं है कि किसी चार्ज कंडक्टर को आप चार्ज देते हो तो उसमें रोटेशन या किसी टाइप का ड्रिफ्ट फील हो। इसका मतलब यह है कि उस कंडक्टर के ऊपर कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं है, और अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं है मतलब वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी थीटा 90 होगा, cos 90 जीरो हो जाएगा। इसका आंसर देखते हैं। लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर, कंडक्टर हमने मान लिया, देन देयर विल बी अ टेंजेंशियल कंपोनेंट e cos थीटा एक्टिंग व्हिच टेंड्स टू एक्सेलरेट और रोटेट, या तो उसको एक्सेलरेट करेगा या फिर रोटेट करेगा, व्हिच इज नॉट नेसेसरी। Hence, electrostatic field must be normal to the every point of the electric conductor. Third question जो हमारे पास है, net charge in the interior of conductor is always zero. अगर एक कंडक्टर है तो जो भी चार्ज होगा उसके बाहर होगा, अंदर उसके नेट चार्ज तो होगा, प्रोटॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, लेकिन नेट चार्ज उसके अंदर हमेशा जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास गॉस थ्योरम ऑफ फ्लक्स की डेफिनेशन फाई इक्वल टू EdS cos थीटा इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होता है। इसका मतलब EdS जीरो होगा, फ्लक्स जीरो हुआ, और फ्लक्स जीरो हुआ तो चार्ज भी जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज रिसाइड ऑलवेज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। इसी का एक सेकेंडली पार्ट है कि अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो वो चार्ज हमेशा उसकी केवल आउटर सरफेस पे स्प्रेड होगा, उसके अंदर चार्ज नहीं जाएगा, उसके अंदर कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं होगा, उसके अंदर नेट चार्ज जीरो होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो चार्ज भी जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर द एंटायर कंडक्टर एंड विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू पोटेंशियल ऑन द सरफेस। किसी भी कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा और वो उसकी सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल होगा। क्यों होगा? हमारे पास फॉर्मूला है E इक्वल टू माइनस dV/dr या dV इक्वल टू माइनस dr। इसमें से हम मान चुके हैं कि E इनसाइड द कंडक्टर जीरो होता है। इसका मतलब dV इक्वल टू जीरो, इट मीन्स चेंज इन पोटेंशियल जीरो, इट मीन्स V इज इक्वल टू
constant all over the surface and inside at every point of conductor. Next property है surface charge distribution may be different at different point. हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल Q अपॉन S है, सिग्मा इक्वल टू, लेकिन अगर चार्ज यूनिफॉर्म है तो चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी, लेकिन अगर चार्ज किसी एज सरफेस पर शो किया गया है तो एज्ड सरफेस पे चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होती है और जो यूनिफॉर्म सरफेस हो उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जो चैप्टर का सेकंड पार्ट भी बोल सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज, किसी भी चीज की कैपेसिटी कितनी है। सो द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कोई कंडक्टर चार्ज को कितना स्टोर कर सकता है वो उसकी कैपेसिटेंस कहलाएगी। हमें मालूम है हम किसी भी चार्ज कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज स्टोर। जितना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल को हम यहाँ पे लेवल और चार्ज को हम वाटर हाइड्रोडायनेमिक्स से अगर रिलेट करें तो जितना ज़्यादा आप चार्ज या वाटर फिल करोगे उतना ज़्यादा वेसल का लेवल या पोटेंशियल बढ़ेगा। सो दैट इज Q प्रोपोर्शनल टू V। यहाँ एक कांस्टेंट आया Q इक्वल टू CV, वेयर C यहाँ पे एक नया कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। सो C इक्वल टू Q अपॉन V। अगर V 1 वोल्ट हो जाए तो C Q हो जाएगा, मतलब ऐसा कोई कैपेसिटेंस जिसमें इतना चार्ज दिया जाए कि उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाए वही उसकी कैपेसिटेंस कहलाएगी। कंडक्टर को इतना चार्ज दिया जाए कि उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाए, दैट इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटेंस। ऐसे ही डेफिनेशन हमने लास्ट ईयर स्पेसिफिक हीट की पढ़ी थी कि उसको इतनी हीट दी जाए कि उसके यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए तो वो इसकी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। ऐसे यहाँ पे कैपेसिटेंस, इतना चार्ज दिया जाए कि उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाए, दैट इज इट्स कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की यूनिट फैराड होती है। इसका सिंबल दो पैरेलल प्लेट इक्वल साइज की, अगर एक छोटी और एक बड़ी बना दी जाएगी तो ये सेल बन जाएगा, डीसी सेल बन जाएगा, लेकिन कैपेसिटेंस की दोनों प्लेट हम सेम बनाते हैं। कैपेसिटेंस अगर हम 1 फैराड की बात करें तो ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। सो 1 फैराड एक बहुत बड़ी यूनिट है, मतलब हम Q इक्वल टू भी 1 कूलम मान रहे हैं और V इक्वल टू भी 1 वोल्ट मान रहे हैं किसी एक ऐसे कैपेसिटर जिसको हम 1 कूलम चार्ज दें और उसका पोटेंशियल केवल 1 वोल्ट बढ़े, then its capacitance is called 1 farad। एक ऐसा कंडक्टर जिसको हम 1 कूलम चार्ज दें और उसकी पोटेंशियल केवल 1 वोल्ट बढ़े, then its capacitance is called 1 farad। तो फैराड एक बहुत बड़ी अमाउंट है, इसको हम देखेंगे आगे चल के कितना इसका एग्जिस्टेंस है। तो हम मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड और पिको फैराड के कैपेसिटर्स यूज करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अगर हम एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लें, हमें मालूम है कि इसकी चार्ज केवल आउटर सरफेस पे ही रहता है और अगर हम इसके सेंटर पे चार्ज रख दें तो भी हम इसकी कितनी कैपेसिटेंस है वो निकालना चाहें, देन हमारे पास एक फॉर्मूला है पोटेंशियल एट पॉइंट। इसकी सरफेस पर अगर हम निकालना चाहें, वैसे भी पोटेंशियल इसके अंदर और ऑन द सरफेस सेम होता है। सो V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। C इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है Q अपॉन V। अगर हम सिंपली इसको इसमें रख दें तो हमारे पास C इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस जो है वो कंडक्टर की रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। जितनी ज़्यादा रेडियस बढ़ा दोगे उतनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। इसके बाद अगर इन दोनों, ये हॉलो, सॉलिड और कंडक्टिंग स्फीयर दोनों के लिए फॉलोड है। अगर हम इसके अंदर कोई मीडियम फिल कर दें तो इसकी कैपेसिटेंस डेफिनेटली बढ़ जाएगी, देन इसकी कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू R हो जाएगी। It is not most possible to make a sphere of capacitance 1 farad on earth। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक ऐसा स्फीयर बना दें जिसकी कैपेसिटेंस 1 फैराड हो, एक ऐसा इंसुलेटेड आइसोलेटेड स्फीयर बना दें जिसकी कैपेसिटेंस 1 फैराड हो, वो अर्थ पे ही पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें मालूम है कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होती है। इसका मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹ होगी। तो C इक्वल टू आ गया R अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹। अब अगर हमें 1 फैराड का कोई कैपेसिटर बनाना है तो फिर हमारे पास R इज इक्वल टू आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर।
मतलब उस कैपेसिटर की, उस स्फीयर की रेडियस 9 × 10⁹ मीटर होनी चाहिए, जो कि रेडियस ऑफ अर्थ से भी बड़ी है। रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10⁶ मीटर होती है। तो फिर अर्थ की कैपेसिटेंस कितनी है? अर्थ की कैपेसिटेंस अप्रोक्सीमेट 711 माइक्रोफैरड है। 711 माइक्रोफैरड है। अब हम इसके बाद आ रहे हैं, जब इतनी कम कैपेसिटेंस हम आप पूरी अर्थ की मान रहे हैं, तो फिर हम ऐसे डिवाइस बनाएं जिससे कि कैपेसिटेंस हम उसकी बढ़ा सकें। तो कैपेसिटर्स की क्या प्रिंसिपल होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास हम ऐसे डिवाइस जिसकी कैपेसिटेंस बढ़ा रहे हैं उन्हीं को हम कैपेसिटर्स बोलेंगे। तो इसका एक एक्सप्रेशन और एक डेरिवेशन हम मान लेते हैं। शीट ए है तो चार्ज इसकी केवल आउटर सरफेस पर ही रिसाइड करेगा। एक लिमिट के बाद इस पे चार्ज दोगे तो वो इससे रेडिएट होने लगेगा, इस पे स्टोर नहीं होगा। जैसे कि एक गिलास में आप पानी भर रहे हो तो एक लिमिट के बाद उसमें स्टोर कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। अगर इसके पास में हमने एक दूसरी प्लेट रखी हुई है जो इसके बहुत दूर है तो उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर हम इस प्लेट को पास में ले आए तो इस प्लेट पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। मालूम है कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट होते हैं तो बीच प्लेट के जो लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव चार्ज और राइट हैंड साइड पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज को हम यहाँ बाउंड चार्ज भी बोलते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज जो अदर साइड राइट हैंड साइड ऑफ प्लेट बी डेवलप होगा उसको हम फ्री चार्ज भी बोलते हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी रहेगा, क्योंकि प्लेट बी का चार्ज पहले भी 0 था, और डिफरेंस या आइसोलेशन होने के बाद भी, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होने के बाद भी, या रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज होने के बाद भी इसका नेट चार्ज 0 है। तो अब अगर इसके बाद हम इसका तीसरा जो मेन स्टेप फॉलो करें, अब अगर हम इस प्लेट को पास लेके आए हैं, यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है, और अगर अब हम इस प्लेट की आउटर सरफेस को ग्राउंड कर दें तो फिर जो पॉजिटिव चार्ज है ग्राउंड हो जाएगा। यहाँ पे बहुत से लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड कैसे होगा, पॉजिटिव चार्ज तो पूरा एक कोर है, न्यूक्लियस है, तो चार्ज ग्राउंड नहीं हुआ है, उतने इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से आए हैं और उन्होंने उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया है। अब इस तरीके से अब यहाँ पर सेकंड प्लेट बी पे केवल नेगेटिव चार्ज बचा है जो इसका अट्रैक्शन फोर्स को बढ़ाएगा, और अब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कम हो जाएगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो C = Q/V के हिसाब से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो C = Q/V के फॉर्मूले से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो एक सिस्टम बन जाएगा जिसकी कैपेसिटेंस इसकी ऑर्डिनरी वैल्यू से बहुत ज़्यादा होती है, और इसी डिवाइस को, इसी अरेंजमेंट को हम कैपेसिटर बोलते हैं। नाउ द एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर बहुत सारे टाइप के होते हैं। 3 टाइप के कैपेसिटर्स बेसिकली होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। इसमें से सिलेंड्रिकल प्लेट और स्फेरिकल प्लेट आपके कोर्स में नहीं है। क्लास 12th में केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मतलब इसकी दोनों प्लेट पैरेलल होंगी और इनके बीच में हम एयर या पेपर या माइका या किसी भी टाइप का इंसुलेटिंग मीडियम भी भर सकते हैं। तो हमारे पास एक डायग्राम, 2 पैरेलल शीट ले ली, एक पे प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी, दूसरे पे माइनस सिग्मा। इसके आउटर सरफेस को हमने ग्राउंड कर दिया है। पिछला ही डायग्राम है, सरफेस एरिया कैपिटल A, बीच की डिस्टेंस स्मॉल d, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन +2 और आउटर सरफेस की ग्राउंडेड है। सो हमारे पास V = फॉर्मूला E × D होता है। ये फॉर्मूला आया E = -dV/dr से, तो V = E × R या E × D लिख सकते हैं। E × D लिखने के बाद E जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये 2 इनफाइनाइट शीट जिसमें एक के ऊपर प्लस सिग्मा और एक के ऊपर माइनस सिग्मा है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आया था σ/ε0। तो यहाँ पे E = σ/ε0 वैल्यू पुट की तो σ/ε × D। सो V = QD/, अब सिग्मा की वैल्यू Q/A होती है, चार्ज डेंसिटी, सो QD/A/ε0। अब इसी वैल्यू को हम C = Q/V में रख देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा C = ε0A/D। एक बार फिर से देखते हैं, हमारे पास E = -dV/dr एक फॉर्मूला है, तो V = E × R या E × D लिख सकते हैं, और E × D लिखने के बाद यहाँ पे E की वैल्यू σ/ε0, जो हमारे पास 2 पैरेलल शीट जिसमें एक में प्लस सिग्मा और एक में माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी थी, उसके हिसाब से σ/ε0, और सिग्मा की वैल्यू Q/A,
सो क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, अब इसको हमने फॉर्मूले में रख दिया सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, सो सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये फॉर्मूला याद रखना है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब अगर इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जाए तो C इक्वल टू एप्सिलॉन A इंटू एप्सिलॉन R, यहाँ एप्सिलॉन और रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको एप्सिलॉन A के अपॉन D भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटेंस जो इसके एरिया पे डिपेंड करती है, अगर एरिया बढ़ा दोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, बीच की डिस्टेंस कम कर दोगे तो भी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। और अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी भर दोगे तो भी इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को C अपॉन C नॉट के फॉर्मूले से भी लिंक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब एक ही रास्ते में आने वाले एलिमेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में माने जाते हैं, और इसको एक पोटेंशियल से लिंक कर दिया तो हमें मालूम है सीरीज में करंट सेम होती है। ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, इसमें करंट फ्लो नहीं होती है, इसका मतलब चार्ज सेम होते हैं। तो प्लस क्यू चार्ज पहली शीट पर होगा तो माइनस क्यू चार्ज दूसरी शीट पर होगा, और माइनस क्यू चार्ज दूसरी शीट पर होने की वजह से थर्ड शीट पर फिर प्लस क्यू चार्ज लिंक हो जाएगा, और लास्ट शीट को हमने नेगेटिव चार्ज से, नेगेटिव टर्मिनल से लिंक किया हुआ है। तो चार्ज इन ईच, चार्ज हर कैपेसिटर पर सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा, V इक्वल टू, तो डिफरेंट पोटेंशियल मान लिया हमने यहाँ पे V1 V2 V3। सो टोटल पोटेंशियल जो होगा दैट इज V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसा हमने रेजिस्टेंस के केस में भी किया था। सो टोटल पोटेंशियल या V1 इक्वल टू Q अपॉन C1, क्योंकि चार्ज सेम है, V2 इक्वल टू Q अपॉन C2, और V3 इक्वल टू Q अपॉन C3। Therefore Q अपॉन C इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। Q कॉमन ले लें हम, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा दैट इज 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, मतलब रेसिप्रोकल है, जबकि रेजिस्टेंस में डायरेक्टली ऐड होता है। मतलब रेसिप्रोकल ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। इससे जो हमें कैपेसिटेंस मिलेगा वो हमें छोटे वाले वैल्यू से भी कम वैल्यू का कैपेसिटेंस मिलेगा। मतलब अगर हमारे पास बड़े बड़े कैपेसिटर्स हैं और उनसे हम छोटी कैपेसिटेंस फाइंड करना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर यूज करेंगे। Now the next is पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन जब सारे कैपेसिटर का एक टर्मिनल एक साइड और दूसरी टर्मिनल दूसरी साइड across two constant potential terminal ऐड कर दिए जाए, then this combination is called parallel combination। इसमें पोटेंशियल सेम रहता है लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट रहता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है वो कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शनल होता है, जहाँ जितनी ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी वहाँ उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, जहाँ जितनी कम कैपेसिटेंस होगी वहाँ उतना कम चार्ज स्टोर होगा। सो यहाँ पे तीन चार्ज Q1 Q2 Q3 डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सो द टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। नाउ फॉर्मूला Q1 इक्वल टू C1V, Q2 चार्ज स्टोर इन सेकेंड कैपेसिटर, Q2 इक्वल टू C2V एंड Q3 इक्वल टू C3V। Therefore CV इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, where C is the resultant capacitance of combination। C यहाँ पे V यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, सो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब रिजल्टेंट जो कैपेसिटेंस आएगा वो एलिमेंट्री कैपेसिटेंस के सम के इक्वल होगा। ये यहाँ रेजिस्टेंस से फिर उल्टा आया है, रेजिस्टेंस में सीरीज में ऐड होता था डायरेक्ट और पैरेलल में रेसिप्रोकल सम होता था, यहाँ पे सीरीज में रेसिप्रोकल है और पैरेलल में डायरेक्ट सम है। मतलब डायरेक्ट सम है, मतलब इस कॉम्बिनेशन में हम छोटे छोटे कैपेसिटेंस को मिला के बड़ा कैपेसिटर बना सकते हैं। थैंक यू।